बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोगेस अली। नाज़रीन, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फजल रहमान से आसिफ ज़रदारी ने मुलाकात से इनकार क्यों किया है, और साथ में ही जो वकला ने कल आपने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर धावा बोला था, उसके बाद नई डेवलपमेंट क्या सामने आई हैं, और उसके बाद वकला का जो मौक़िफ़ आया है वो बड़ा ही ख़तरनाक और भयानक किस्म का है। एक तो आप गलती करें, उसके बाद माफ़ी भी ना मांगें, तो ये जो है बड़ा ही एक शर्मिंदगी का मकाम है। इसके साथ साथ DGISPR के जो बयान ने एक पाकिस्तानी सियासत में हलचल मचाई है। उसके बाद फवाद चौधरी ने एक चैलेंज दिया है, वो चैलेंज क्या है इस वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा दीगर जो अहम इशू हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन पहले आज का बड़ा अहम तरीन टॉपिक वो है जनाब आसिफ ज़रदारी ने फजल रहमान से अचानक मुलाकात मनसूख कर दी। फजल रहमान आसिफ ज़रदारी से मुलाकात के लिए पहुंचे थे। आपको पता है कि हैदराबाद में आज PTM का जलसा है, और यहाँ पे देखा जाएगा कि वो DGISPR के बयान को कैसे देखते हैं। लेकिन बिलावल भुट्टो ने DGISPR के बयान की तायद की है। ये तायद कैसे की है ये भी इस वीडियो में मैंने बताना है। लेकिन पहले आज हैदराबाद में आपको पता है PTM ने जलसा करना है। मरियम नवाज़ ने उनकी बेटी जो है महरुल निसा, जिसकी शादी पर मोदी साहब जो हैं वो यहाँ पाकिस्तान में बग़ैर वीज़े के आ गए थे, और उनकी आपको पता है कि एक्सीडेंट हुआ था। और पता ये चला कि वो जो 4 व्हील जो बाइक होती है, लोग समझते नहीं हैं 4 व्हील को, जैसे डेजर्ट में भी जो गाड़ियाँ चलती हैं 4 व्हील जिनके होते हैं, वो वहाँ पे चला रही थी, जिसकी वजह से वो उल्ट गया, तो उनको सर पे चोटें आई, वो अस्पताल में दाखिल हुई, फिर वहाँ से अब घर मुंतकिल हो गई हैं। मरियम नवाज़ इसलिए हैदराबाद में नहीं जा रही। हैदराबाद में ये टून सेट करेगा फजल रहमान की कि जनाब इन्होंने DGISPR के बयान को कैसे लिया है और वो कैसे काउंटर करते हैं, ये आज पता चल जाएगा। लेकिन जब ये ज़रदारी को मिलने के लिए गए, इनकी मुलाकात तय थी, बाकायदा पीपल्स पार्टी की तरफ से ख़बरें भी आ रही थी, और फजल रहमान की जानिब से भी, जमात की जानिब से भी ये मौक़िफ़ आ रहा था कि आज जो है वो फजल रहमान से ज़रदारी ने मुलाकात करनी है। लेकिन आसिफ ज़रदारी ने अचानक ये बहाना किया कि जनाब उनकी तबीयत ख़राब हो गई है और वो मौलाना फजल रहमान से मुलाकात नहीं कर सकते। मजबूरन फजल रहमान को बिलावल भुट्टो से मुलाकात करनी पड़ी। बिलावल भुट्टो से मुलाकात के दौरान फजल रहमान ने जो उनकी बहन बख्तावर भुट्टो है, उनकी शादी हुई थी, उसकी मुबारकबाद भी दी और उन्हें तोहफ़ा भी दिया। तोहफ़े में बताया जा रहा है कि जाए नमाज है, मुसल्ला है, तस्बीह है और एक अतर जो है वो उन्हें दिया है बख्तावर भुट्टो की शादी के हवाले से। लेकिन उन्होंने गिला शिकवा किया। उन्होंने कहा कि जनाब ये तो बड़ा ख़तरनाक बात है कि मैं आपको बता के भी आया था आसिफ ज़रदारी से मुलाकात करनी है, लेकिन आसिफ ज़रदारी ने अचानक उनकी तबीयत ख़राब होगी बताया जा रहा है, वो मुलाकात भी नहीं कर सकते, मैं उनके घर में चल कर आया हूँ। तो बिलावल भुट्टो ने कहा कि जनाब ये हमारी मजबूरी है। आसिफ ज़रदारी आपसे मुलाकात के लिए तैयार थे, लेकिन अचानक जब उनकी तबीयत ख़राब हुई तो डॉक्टर्स ने मिलने से इनकार किया है। लेकिन नाज़रीन, आपको पता है, आपको समझ आ जानी चाहिए कि ज़रदारी जो है उसने जानबूझकर ही फजल रहमान से किनारा कशी इख्तियार की, क्योंकि आपको पता है कि इस टाइम फजल रहमान और मरियम नवाज़ दो वो नासूर हैं इस मुल्क में जो पाक फ़ौज पे भी हमले कर रहे हैं, और तीसरा बाहर लंदन में बैठा है जिसका अब नामो निशान भी इस मुल्क से मिटता जा रहा है, नवाज़ शरीफ। ये तीनों ट्राइका जो है फ़ौज के ऊपर लगातार मुसलसल गोलाबारी कर रहे थे। तो आसिफ ज़रदारी ने और बिलावल भुट्टो ने यही सोचा है कि इस फजल रहमान से जान कैसे छुड़ाई जाए। PTM की सरबराही तो उनके पास है, लेकिन फजल रहमान से मुलाकात करने से इनकार किया, क्योंकि कल ही ताज़ा खबर आई थी, DGISPR ने बयान दिया था, तो ज़रदारी साहब ने उनसे मिलने से इनकार किया, जिसको मौलाना को बड़ा रंज था। और बताया जा रहा है कि ज़रदारी को इस बात का भी रंज था कि उनकी बरसी पर जो उनकी अहलिया थी बेनज़ीर भुट्टो, उनकी बरसी पर फजल रहमान ने आने से इनकार किया था। फिर पीपल्स पार्टी के हवाले से PTM के इजलासों में फजल रहमान ने बड़ा सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया था। मरियम नवाज़ के करीब हैं फजल रहमान, और वो समझते हैं कि मरियम नवाज़ और उनका बयानिया एक है, लेकिन आसिफ ज़रदारी और बिलावल भुट्टो उनके साथ डबल गेम करते हैं। इस वजह से वो मुख्तलिफ छोटी जमातों को भी आसिफ ज़रदारी और पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ बहकाते रहते हैं कि जनाब ये डील कर रही है, ये मुखलिस नहीं है पार्टी के साथ। इसलिए आसिफ ज़रदारी ने यह बदला लिया, उन्हें घर में बुला कर ही उनको नंगा कर दिया और उनसे मुलाकात से इनकार कर दिया। ये तो होगी मुलाकात की बात। अब आ जाते हैं फवाद चौधरी के चैलेंज ने। फवाद चौधरी साहब ने चैलेंज किया है कि जनाब ये तो ज़ाहिरी बात है, DGISPR ने भी चैलेंज किया है, लेकिन फवाद चौधरी हुकूमत है, DGISPR आपको पता है कि वो फ़ौज का इदारा है। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा है कि अगर ये सबूत देते हैं PTM वाले कि इनके साथ बैकडोर रब्ते किए गए या फ़ौज ने रब्ता किया है, हमें सबूत दें, हम कोर्ट मार्शल करते हैं।
उन्होंने कहा कि आएँ सबूत ला दें, लेकिन आपको पता है कि इनके पास सबूत नहीं है। DGISPR जब ये बात करें तो इसका मतलब है इसके पीछे कोई बात है, कोई सबूत इनके पास नहीं है। अब DGISPR टीवी पर आकर ये बयान दें कि अगर सबूत हैं सामने लाओ, इसका मतलब उन्हें इस चीज़ पे कॉन्फिडेंस है कि PDM के पास ऐसे कोई सबूत भी नहीं है और ना ही उनके साथ कोई बैकडोर राब्ते किए गए हैं जिसकी वजह से उन्हें जो है शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। लेकिन हुकूमत ने कोर्ट मार्शल का जो है ऑप्शन सामने दे दिया है। अब देखते हैं कि PDM आज के जलसे में क्या सबूत पेश करती है या नहीं करती, या क्या वो जवाब देते हैं। इसके साथ साथ जो आपको मैंने बताया कि बिलावल भुट्टो ने कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस एक की, बिलावल भुट्टो ने कल, उसमें DGISPR के हवाले से जो उन्होंने बयान दिया था, बिलावल भुट्टो से पूछा गया कि आप क्या समझते हैं कि उनका जो बयान है आप इसको कैसे देखते हैं। तो बिलावल भुट्टो ने कहा जी मैं उनकी बात की तायद करता हूँ, जो सियासत है इसमें फ़ौज को किरदार अदा नहीं करना चाहिए और हमारी पार्टी का भी यही बयानिया है, फ़ौज का सियासत में कोई किरदार नहीं होना चाहिए, इस बात से कोई इख्तलाफ नहीं है। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट का जो है वो सेनेट के इलेक्शन में दूर रहे, अगर वो दूर रहती है तो फिर वो इस सेनेट इलेक्शन में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। लेकिन कैसे हासिल कर सकते हैं ये मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि आप देखें कि अक्सरियत तो इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ के पास है, तो ये कैसे अक्सरियत ले सकते हैं। ये भी एक जो है अजीब किस्म का बयान था बिलावल का। बहरहाल उन्होंने कहा कि अगर इस सेनेट इलेक्शन में वो दूर रहते हैं फ़ौज, तो हम बड़े तरीके से मार्जिन से ये जीत सकते हैं सेनेट इलेक्शन। लेकिन इसमें फिर यही हो सकता है कि हॉर्स ट्रेडिंग हो सकती है। अब इसके ऊपर कोई बयानबाजी नहीं करेगा कि बिलावल भुट्टो ने कैसे बयान दिया कि जब आपके पास इतने MPs MNAs नहीं हैं, आप कैसे इस सेनेट में अक्सरियत हासिल कर सकते हैं, कैसे ज़्यादा सीटें ले सकते हैं। ज़ाहिर बात है कि फिर आप पैसे जलाएंगे, लोगों को ख़रीदेंगे, उनका ज़मीर ख़रीदेंगे और फिर आपको सेनेट में अक्सरियत हासिल हो सकती है। लेकिन एक बात के ऊपर उन्होंने ये तायद की है, उन्होंने DGISPR के मौक़िफ़ की कि हाँ बिल्कुल सियासत में उनका किरदार अदा नहीं होना चाहिए। और बिलावल ने ये दावा भी नहीं किया था, ये तो मरीम ने किया था। अब आ जाते हैं बयान के ऊपर। जो वकला के ऊपर आपने देखा कि 30 के करीब जो हैं वकला उनको नामज़द किया गया है, उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं, लेकिन वो वकला गायब हो गए हैं जिन्होंने हमला किया था, वकला नज़र नहीं आ रहे। इसके बाद उनके ऊपर दहशतगर्दी की दफ़ात लगाई हैं और हम कह चुके हैं ये दहशतगर्द हैं। और उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला की मुलाकात भी, उसके बाद जो है वकला तंजीमों की तरफ से कहा जा रहा है कि हमें भी मुलाकात के लिए बुलाया जा रहा है, लेकिन मुलाकात उनकी नहीं हो सकी। ये अभी तक की जो है वो डेवलपमेंट सामने है। लेकिन आप देखें कि जो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं फरीद कैफ, उन्होंने एक प्रोग्राम में बड़ी दिलचस्प बात की। उन्होंने कहा कि जनाब जब आपके चैम्बर तोड़ दिए गए, जब आपके ऊपर ऑपरेशन किया जाए तो फिर टेबल टॉक नहीं होती, फिर धावा बोला जाता है। तो हम सब लोग जज्बाती थे, हमने जज्बात में आकर अदालत पे हमला कर दिया। तो इस तरह से देखें अगर कोई कातिल है वो कत्ल करता है, वो जज्बात में आकर कत्ल करता है, इसका मतलब उसको पे सज़ा नहीं होनी चाहिए। अब इन्होंने दलील ये दी है कि हम चुप करके कैसे बैठ सकते थे। जब हम अपने चैम्बर्स में गए तो टूटे हुए चैम्बर देखे, तो हमारे पास इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रास्ता था, हम वहाँ पर गए तो वहाँ पर नाराबाजी होने शुरू हो गई, लोगों गुस्से में थे। उन्होंने कहा, एंकर ने सवाल किया कि जनाब अगर ऐसी बात थी तो आप 2-3 बंदे लेके जाते। उन्होंने कहा हमारे लिए ये रोकना मुश्किल नहीं था। और अब मुतालबात देखें आप, एक उन्होंने मुतालबे जो रखे हैं, 6 मुतालबे हैं। एक है कि पुलिस की जानिब से जो गिरफ्तार वकला हैं उन्हें रिहा किया जाए, गिराए गए चैम्बर्स को दोबारा तामीर किया जाए, इनकी जो रकम है वो 5 लाख रुपए दी जाए, DC इस्लामाबाद मुतलका SP और सेशन जज को ट्रांसफ़र किया जाए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जहाँ पर मुंतकिल हो रही हैं वहाँ चैम्बर के लिए 10 एकड़ अराज़ी दी जाए। अब आप ये इनका मुतालबा है। हालांकि ये हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं। जो आप देखें कि एक कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ एक ऑपरेशन हुआ था, वहाँ पर चैम्बर गैर कानूनी तौर पर कायम किए गए थे। अब ये उसकी फ़ीस भी बढ़ाना चाहते हैं, पैसे भी लेना चाहते हैं, और जहाँ पे नहीं ये कोर्ट्स जाना चाहते हैं वहाँ पे कहते हैं 10 एकड़ ज़मीन भी दे दो, और उसके बाद जिस DC ने ये काम किया उसका ट्रांसफ़र चाहते हैं। लेकिन आप देखें कि इन्होंने जो इक़दाम किया है इसको पूरे पाकिस्तान में मज़म्मत की जा रही है और कहा जा रहा है कि देखें वकला क्या बेलगाम है, इनके ऊपर कोई हाथ नहीं डाल सकता। लेकिन अभी तक की डेवलपमेंट ये है कि कोई वकील गिरफ़्तार नहीं हुआ, जिनके नामजद जिनको पर्चे में किया गया है वो रूपोश हो गए हैं, नज़र नहीं आ रहे। उसके अलावा जो है वो जो उनके लाइसेंस ख़त्म करने के लिए भी कार्रवाई का आगाज़ नहीं हुआ, देखते हैं कि वो कार्रवाई कब शुरू होती है। बहरहाल अभी तक के लिए ये डेवलपमेंट थी। इंशाल्लाह आपसे फिर एक नई वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।